नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाज़ार गोरखपुर से। आज हम सभी लोग मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा लिखित सिल्वर वेंडिंग नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के माध्यम से मनोहर श्याम जोशी जी हमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि हम कितना भी आधुनिक हो जाएं, लेकिन परंपरावादी या सदियों से चलने वाली विचारधारा को हम एकाएक नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यह पाठ यशोधर बाबू के शादी के 25वीं सालगिरह को केंद्र में रखकर लिखा गया है। यशोधर बाबू इस कहानी के मुख्य पात्र होते हैं, जो एक बड़े बाबू के पद पर सचिवालय में काम करते हैं। उनके 4 बेटे में एक बेटी, 3 बेटे और एक बेटी होती है, और वह पुराने ख्याल के होते हैं, परंपरावादी विचारधाराओं में विश्वास करते हैं। लेकिन वहीं उनके जो बेटे हैं वो आधुनिकता के प्रभाव में इस तरह से प्रभावित हैं कि वह पुरानी व्यवस्थाओं में, पुराने रहन सहन में, पुराने ख्यालों में वो विश्वास नहीं करते हैं। यह पूरा पाठ यशोधर बाबू और उनके बच्चों के जो आपसी विचारधारा है, विवाद है, उसी को केंद्र में रख के लिखा गया है। अब तक हम लोगों ने यह देखा कि यशोधर बाबू के असिस्टेंट ने जब यह पूछा कि आपकी शादी कब हुई थी, तो यशोधर बाबू ने जब बताया 6 फरवरी 1947 को, मेनन ने तुरंत हिसाब लगाया और कहा कि आपकी शादी के आज 25वां साल है। इस तरह से चड्ढा ने, जो जूनियर है यशोधर बाबू के, जो जूनियर यानी उनके सहायक के रूप में काम करते हैं, यशोधर बाबू से पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि कम से कम ऑफिस के लोगों को चाय पिला दीजिए। 10 का एक नोट देने के बाद चड्ढा फिर से हाथ फैला देते हैं, फिर कम से कम 3 नोट मांग लेते हैं, और इस तरह से चाय पानी होने के बावजूद, चड्ढा के आग्रह करने के बाद, सचिवालय के लोगों के आग्रह करने के बावजूद भी वह रुकते नहीं हैं और इस तरह से अपने घर की तरफ चलते हैं। आइए देखा जाए पेज नंबर 5 से। उनका एक बड़ा लड़का है। यशोधर बाबू रोज बिरला मंदिर जाते हैं। दफ्तर भले ही 5 बजे बंद हो जाता है, आप देखेंगे कि दफ्तर 5 बजे बंद हो जाता है, लेकिन बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पड़ी जो कभी किशनदास का 3 बेडरूम वाला मकान हुआ करता था। उसी के चिरपरिचित राहों पर चलने वाले यशोधर बाबू ने भी गोल मार्केट में ही क्वार्टर लिए। इस तरह से उनके बच्चे मना करते हैं, पापा आपकी उम्र, अभी आप बूढ़े नहीं हो गए हैं कि रोज़ बिरला मंदिर जाते हैं, वहाँ प्रवचन सुनते हैं, घर आते आते रात को 8 बज जाते हैं। फिर भी यशोधर बाबू किशनदास से परंपरा में प्राप्त विचारधारा थी कि सुनो सबकी, लेकिन जो सही है उसी को करने का प्रयास करो। उनका बड़ा लड़का एक विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। यद्यपि संभाव यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में आती नहीं। क्यों असाधारण वेतन है? अब देखिए, वो कहते हैं कि 1500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुँच कर मिला है। 1500 रुपया तो मैं जब रिटायर होने के कगार पर आ गया हूँ तो मेरी सैलरी है देने वाले, और फिर शुरू में ही 1500 रुपया देने वाली इस नौकरी में ज़रूर कुछ पेच होगा। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है, और यशोधर बाबू के लिए समझ सकना असंभव है कि जब वह पिछले साल एलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। इनका तीसरा बेटा
स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही। यशोधर बाबू सोच रहे हैं कि उनकी बेटी क्या ही शादी हो जाए, लेकिन वह लाए हुए जितने भी प्रस्ताव होते हैं सभी वर को अस्वीकार कर देती है, कुछ कुछ कमियां निकाल देती हैं। बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए वह स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। यशोधर बाबू जहां बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं वहां समहाउ यह भी अनुभव करते हैं, कुछ और अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी हो जो अपने में परायापन पैदा करे, वह खुशहाली कैसी जो अपने लोगों में परायापन पैदा करे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जचती नहीं। यहाँ तक उनके बच्चे अपने ज्ञान अपने विद्या कितने अहंकारी हो गए। यशोधर बाबू का कोई रिश्तेदार आता है जो कम पढ़े लिखे परिवार से संबंध रखता है, उनके बच्चे उनका आदर भी नहीं करते हैं। लेकिन यशोधर बाबू की यह बात बहुत खटकती है, जचती नहीं। यानी में किया ही क्या जा सकता है, जनरेशनों में गैप तो होता ही है, सुना है, ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देता है पिता। और इस तरह से यह कहकर अपने आप को संतोष दिलाते हैं। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है। यद्यपि यशोधर बाबू की जो पत्नी है अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह से आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें और भी मार बना डाला। अर्थात अब वो मिश्रित व्यवस्था में आ गई हैं। और इस तरह से कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊ जी उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊ जी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया। यशोधर बाबू की पत्नी शिकायत करती हैं, कुछ दौर जो परिवार की स्थिति थे उस समय जब संयुक्त परिवार में हम लोग रहते थे उस दौरान भी पति ने हमारा पक्ष नहीं लिया। फिर सब जिठानियों के चलने दे। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार विचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। यशोधर बाबू की पत्नी शिकायत कर रही हैं, मुझे ऐसे विचारों में रखा गया मानो मैं जवान नहीं कोई बुढ़िया हूँ। जितने भी नियम इनके बुढ़ियाताई के लिए थे वे सब मुझ पर ही लागू करवाएं, ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से। ऐसा ही घरवाली बच्चों से कहती हैं। फिर बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती हैं, तुम्हारे ये बाबा आदम के ज़माने की बात मेरे बच्चे नहीं मानते। सीधे सीधे साफ अक्षरों में कर देती हैं, तुम्हारे बाबा आदम के ज़माने की जो बात है वो मेरे बच्चे नहीं मानेंगे, इसमें उनका कोई कसूर नहीं। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढंगोसला हो ही नहीं सकता साफ साफ। अब वह ढोंग ढंगोसला नहीं हो पाएगा जो पहले करवा लेते थे। धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढंगोसला कहकर घरवाले आधुनिकताओं सा चादर आचरण करती है। तो यशोधर बाबू सानल बुढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह मुहासे लोग करें तमाशे कहकर उसके विद्रोह का मजाक उड़ा देते। जब घरवाली ज़्यादा विरोध करना शुरू कर देती है तो यशोधर बाबू सानल बुढ़िया कहते हैं, कभी चटाई का लहंगा कह देते हैं, उपमा देना शुरू कर देते हैं। कभी बूढ़े मुँह मुहासे लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह का मजाक उड़ा देना चाहते हैं।
अनदेखा कर देना चाहते हैं, लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं। तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। जिस जगह किसंदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा कि क्या यह बेटर नहीं रहता कि किसंदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता? क्या यह बेहतर नहीं होता कि मैंने भी घर गृहस्थी नहीं जमाई होते, लाइव कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती और बहुत आराम से मैं रहा होता? फिर उनका ध्यान उस ओर गया। बाल जति किसंदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा, और जो कृष्णदा थे जिनका बुढ़ापा खुशी से सुखी नहीं बीता, उनके तमाम साथियों ने हौज खास ग्रीन पार्क कैलाश कहीं न कहीं ज़मीन ली, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली पड़ना पड़ा तब हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर बाबू भी उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरे के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किसंदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए के क्वार्टर लेकर रहा, फिर अपने गांव लौट गया, जहां साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा। विचित्र बात यह है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं थी, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। जब उसके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। इस तरह से हम देखेंगे कि जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है। यह जानते हैं यशोधर जी, बच्चों का होना भी ज़रूरी है। यह सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुषोत्तम किसंदा से सुनी हुई बात भूले नहीं हैं कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। किसंदा यशोधर बाबू को उपदेश देते हुए कहते थे हमेशा कि गधा पचीसी की जो उम्र होती है उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। गधा पचीसी मतलब 25 वर्ष की अवस्था तक उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं, इसके बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किसंदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म के खुरापात की है। कहीं ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ की मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकेंड शो सिनेमा देख आना। कौन कौन कर्म ऐसा है जो तुम्हारे इस किसंदा ने नहीं कर रखा। जिंदगी जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी, जिम्मेदारी जैसे सर पर पड़ेगी तब सब अपने ही आप ठीक हो जाएंगे। यह भी किसंदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता। जिम्मेदारी सर पर पड़े, जल्दी पड़ गई तो जल्दी जिम्मेदार आदमी बन गया। जब तक माँ बाप हैं तब तक मौज कर ले। यह बात यशोधर जी ने कभी कभी तंजिया कहते हैं, लेकिन कहने पर उनके चेहरे पर जो मुस्कान
खिल जाती है वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि माँ बाप का उनका सनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। यशोदा बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनिया भर में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 कितने करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है जो उसकी रीत मंजूर कर। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बच्चा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भर के भयंकर भूल की है, किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किसंदा की उस उक्ति अभी जचती है। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं। किसंदा कहते हैं मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और इस तरह से कहते हैं मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उसमें रहते हैं, जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर बस। और इस तरह से किसंदा हमेशा यही कहते थे कि मूर्ख लोग क्वार्टर बनाते हैं, जब तक सरकारी नौकरी है सरकारी क्वार्टर और उसके बाद से पुश्तैनी मकान या गांव घर की जो मकान है वह। इस तरह से किसंदा की बातों पर यशोधर बाबू भी चलते हैं और वो अभी कभी मकान नहीं लिए और आज वो अभी रिटायर के कगार पर हैं। परिवार में चिंता का विषय बना हुआ है, उनके रिटायर हो जाने के बाद कहाँ हम लोग रहेंगे। ठीक, आज के वीडियो में बस इतना ही।